ये आपकी लॉजिस्टिक्स बिजनेस को लेके जर्नी कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई? 1959 में 9 साल की उम्र में मैं ट्रक में बैठ के भुज से बॉम्बे आया था। तो क्या आपके पिताजी या आपने सोचा हुआ था डे वन से कि ये बिजनेस करोड़ों का बिजनेस बनेगा? पिताजी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले थे और उनका विजन था ना बियॉन्ड आवर रीच। उस टाइम क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में सेल्स नाम का कोई प्राणी नहीं नुकसान होता तो आज जिस मकाम पे पहुंचे वहाँ नहीं पहुंचते थे। 2 ट्रक से जो आज की डेट में आपके पास 1500 प्लस है अटैच ट्रक्स मिला के। लेजर साफ फोकस ऑन सिंगल कोर बिजनेस और जरूरत पड़ने पे झाड़ू भी मारना पड़ता है। हमने खुद ने मारे हैं। एक्चुअली जो बैंड पे चाहते हैं ना, वो जो सिखा जाते हैं ना, वो कोई स्कूल में या कॉलेज में आप नहीं सीख सकते। वेलकम टू बियॉन्ड बिलेबल्स। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बहुत खास इंसान से मिलने वाले हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ लॉजिस्टिक्स। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एन ऑथर एंड अ मेंटर टू लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। इनकी शुरुआत सिर्फ 2 ट्रक से हुई थी और आज की डेट में इनकी कंपनी के पास अबाउट 1500 ट्रक्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अशोक शाह एंड द कंपनी वी ट्रांस। इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे होती है, उसके अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं, हाउ डू यू स्केल अ स्मॉल बिजनेस इनटू अ 1500 करोड़ बिजनेस, हाउ डू यू इंश्योर दैट आपके टीम मेंबर्स कॉम्पिटेंट हैं एंड हाउ डू यू डेलीगेट। इस एपिसोड में आप ये भी जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट यानी कि एक विनर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए एंड हाउ डू यू इंश्योर कि वो विनर माइंडसेट खाली आपका नहीं पूरी टीम का होए। कहीं ना कहीं इनमें एक स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है और इस जर्नी से हमें पता चलता है कि अगर एक इंसान पूरी शिद्दत से लोगों की सेवा में अपने बिजनेस के थ्रू ही लगा दे, then he doesn't have to worry about anything। इस पावर पैक्ड एपिसोड में आप बहुत कुछ सीखोगे अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और आप अपनी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू टू वॉच दिस एपिसोड क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली आई एम माइंड ब्लोन बाय द कॉन्वर्जेशन आई हैड विद अशोक जी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू एंड डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड द एपिसोड। अशोक जी, वेलकम टू बियॉन्ड बिलेबल्स। आपका बहुत बहुत बड़ा स्वागत है। कहाँ से शुरू करें अशोक जी? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी लॉजिस्टिक्स बिजनेस को लेके जर्नी कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई? एक्चुअली नमस्कार सबको। सबसे पहले ये कहूँगा कि लॉजिस्टिक की जर्नी 1959 में 9 साल की उम्र में मैं ट्रक में बैठ के भुज से बॉम्बे आया था। ओके। और उस टाइम एक दिमाग में बैठ गया कि ये ट्रक चलाना सीखना है। तो 64 में 14 साल की उम्र थी मेरी। वेकेशन में गया गांव। तो हमारी क्या है कि गांव की डिलीवरी का काम चालू था। मतलब बॉम्बे से माल आता था। उस टाइम माध्यम एक ही था, या रेलवे या ट्रक। तो ट्रक की किसकी ट्रांसपोर्टेशन बाकायदा चालू नहीं हुई थी। तो पोस्टल से आता था माल, आधा आता था आधा नहीं आता था, वो सिचुएशन थी और लोग डरते थे। तो ये जर्नी हुई तो स्टार्ट हुआ। तो ये भुज करके एक सेंटर है और गांधीधाम है, ये दोनों सेंटर में ट्रक आती थी। फिर गावड़े का छोटे विलेजेस है, उसके गांव का शॉर्टिंग होता था। तो एक रूट होता था, वो एक ट्रक जाती थी दूसरा रूट। तो हर टाइम क्या है कि जो अपनी वेकेशन होता था उस टाइम लोगों की शॉर्टेज रहती थी, छुट्टी होती थी, शादियाँ होती थी। तो मैंने जाना शुरू किया पिताजी को कह के, और इस तरह से लगातार 5-6 साल तक वेकेशन में, दोनों वेकेशन में जाता था गांव। मेरा बैक ऑफ द माइंड एक ही मकसद था कि गाड़ी चलाना सीखना है। उस टाइम आपके पास कितने ट्रक होंगे? उस टाइम हमारे पास ट्रक थी कुछ 12-14। 12-14। ओके। यस।
और अटैच ट्रक कुछ थी हम्म 10-12, तो मतलब इतनी थी हमारे पास। तो ये जो हम आपकी कंपनी है वी ट्रांस, हाँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वी ट्रांस की शुरुआत 1958 में हुई, 2 ट्रक से। 2 ट्रक, एक ऑफिस और एक दूसरी ऑफिस, मतलब 3 महीने में, 2-3 महीने में की थी। तो 2 ऑफिस और 2 ट्रक से कह सकते हैं 1958 की 21 नवंबर को देव दिवाली के दिन चालू हुई थी। हम्म और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो क्या है कि फादर और चाचा दोनों को इंटर स्टेट बिजनेस का अनुभव नहीं था, हम्म और पढ़ाई देखो तो 3 या 4 चौपड़ी पढ़े हुए थे। हम्म उनको लोकल ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अनुभव था। 1947 से मेरे पिताजी इस फील्ड में थे, अच्छा। लोकल ट्रांसपोर्ट में। तो उनको, आपके पिताजी को कैसे एक्सपोजर मिला उनको क्या ट्रांसपोर्टेशन? है कि उन्होंने, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले थे पिताजी, और कुछ नया करना, हाँ। वो हमेशा नया करने की फिराक में रहते थे। कुछ हटके करना, कुछ समाज के लिए करना, ये इनके विचार चलते रहते थे। तो उन्होंने 1956 में 2 ट्रक ली, मर्सिडीज बेंज की। उस टाइम एवरेज गाड़ी की कीमत थी 5,000-6,000। तो ये 26,000 की गाड़ी ली। ओके। 2 जमशेदपुर से डिलीवरी मिली थी हमको उस टाइम। और वो ट्रक जो थी, वो इंटरस्टेट किसी ट्रांसपोर्ट के पास चलाना स्टार्ट किया। तो एक दिन शनिचर की रात थी, और हमारी जो ट्रक थी वो खाली होके खड़ी थी, और उसकी बारी थी भरने की। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर था, उसने रिश्तेदार की ट्रक लगा दी। तो मेरे चाचा ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई मेरी ट्रक भरने का बारी है, आज शनिवार है, नहीं तो फिर कल खाली रहेंगी, तो परसों भरेंगी, तो आप मेरी जगह। बोलना, आप बनिए लोगों को का काम नहीं है ट्रांसपोर्ट में, आप जाके दुकान में पूड़ी बांधो। अच्छा। तो ये ताना दिया। घर पे आके पिताजी को बात की, बोला इसने ये कहा है तेरे को। और दोनों भाइयों में सम और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो तय किया, पैसा नहीं था जेब में। तो एक उनके दोस्त के पिताजी ने 5,000 उधार दिए उससे। ऑफिस जाके चकला स्ट्रीट में स्टार्ट की, डिपॉजिट देके, जो बाकी का रकम था डिपॉजिट लेके 6,500 भाड़े में स्टार्ट की। और इंडस्ट्री के उस टाइम जो माहिर 3-4 आदमी थे, उनको जॉब पे रख लिया। ओके। उनके पास इतने माहिर थे कि कोई ट्रक जाता है तो किसका माल और कहाँ के लिए जाता है, और तालपत्री के अंदर होता है तो भी वो जान जाते थे। तालपत्री बताएंगे क्या होता है तालपत्री में? तरपाल होती है ना, जो बारिश से बचाने के लिए। हाँ जी। उसके तो इतनी माहिर थे। तो वैसे लोगों को शुरुआत में रख लिया और स्टार्ट किया। तो आने 3-4 1962-63 तक लॉस मेकिंग थी हमारी कंपनी। फिर एक दिन पिताजी के साथ ट्रैवल करते हुए अतुल ड्रग हाउस नाम की कंपनी के ओनर, और उनकी सीट बाजू में थी फ्लाइट में, डाकोटा फ्लाइट चलती थी। तो बोला किस फील्ड में हो? तो बोला मैं तो ट्रांसपोर्ट में। जो बोला मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मेरा मोनोपोली आइटम है, पूरे देश में करना है। और पिताजी तो बॉम्बे गुजरात चलते थे हम, लेकिन उन्होंने बोला एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट कर लिया और स्टार्ट हो गया काम। और ये कंपनी का काम मतलब भगवान के दिए हुए आशीर्वाद के समान हुआ कि इसमें पिछले टाइम की लॉस छोड़ के हम ब्रेक इवन पे आ गए। और 1965 का दौर तक तो ये हुआ कि बड़ी कंपनियां उस टाइम थी, जो कोलगेट थी या बाटा थी या एशियन पेंट जैसी, जो भी नाम लो, वो सब बॉम्बे गुजरात रूट पे जितने जगह पे हम काम कर रहे हैं उसके हमारे क्लाइंट थे। ओके। तो इस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो जब अशोक जी उस टाइम कंपनी लॉस मेकिंग में थी, हाँ, तो क्या आपके पिताजी या आपने सोचा हुआ था डे वन से कि ये बिज़नेस करोड़ों का बिज़नेस बनेगा?
कोई नहीं। ऐसी सोच थी कभी? नहीं, उनकी सोच ये थी कि आने वाले समय में देश आज़ाद हुआ है और तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। हम्म। आज बॉम्बे का माल बॉम्बे में ही यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है, तो वो बाहर जा सकेगा ट्रक के ज़रिए। और इसकी शुरुआत इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया से की थी कि उस टाइम रत्नागिरी के आम थे हमारे हम्म। कच्छ में। कच्छ का जो हमारे गांव थे ना, हम्म। उसमें काफ़ी आबादी थी और उसमें आम नहीं मिलते थे। हम्म। तो वो आम रत्नागिरी के हर एक अपने पेरेंट्स को बेचना चाहता था, लेकिन कोई माध्यम नहीं था। तो ये ओह। 1960 में शुरुआत की थी। तो उनको ये एक छोटी सी चीज़ की वजह से ये इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है, इसका भविष्य बहुत बड़ा है, ये दिखा था। तो उनको फ्यूचर पोटेंशियल दिखा था बिल्कुल। फ्यूचर प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है कि पिताजी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले थे और उनका विज़न था ना बियॉन्ड आवर रीच। मतलब आम आदमी की रीच होती है, उससे कुछ ज़्यादा उनको दिखता था, ये कह सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट किए। ये आम की गाड़ी का 1960 में किया, जिसका जो एडवर्टाइज आई थी ना उस टाइम, वो उसका कटिंग मेरे मोबाइल में मेरे ख्याल से है, आपको बता सकता हूँ। और 1962 में लेलैंड कंपनी की 4 ट्रक ली, तो उसको रेडियो शो बनाया। अभी 5,000 की या 8,000 की ट्रक थी, उसमें 5,000 एक्स्ट्रा दे के शो बनाया था। लेकिन ये शो की बदौलत हमारी जो उस टाइम की ब्रांडिंग है ना, इतनी मजबूत हो गई ना कि हम सोच नहीं सकते थे। विजय ट्रांसपोर्ट मतलब पूरे गुजरात में आप किसी को भी पूछ सकते हो, आज भी पूछ सकते हो पुराने आदमी से। तो इतनी ब्रांडिंग करने में मदद है। 20,000 हमको, मैं बोल रहा हूँ ना, आज की डेट में 20 करोड़ का ब्रांडिंग कर दिया। तो उस टाइम अशोक जी हम बात कर रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस नई नई मिली थी, उस टाइम आपकी फैमिली, आपके पिताजी, आपने पहले एक विज़न रखी कि इंडिया बहुत फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, ट्रकिंग बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी विज़न रखी, साथ साथ इनोवेटिव थिंकिंग भी रखी। हाँ। और उसके साथ साथ आप ये भी बता रहे हो कि एक जो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, एक जिगरा भी था कुछ अलग करने का। नहीं, वो तो था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और वो बोलते हैं ना, रेत में वो जहाज चलाने का काम है, पहले थी, उनको पसंद था पिताजी को। और उस टाइम हमने कहीं ना कहीं मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी यूज़ कर ली, जो आज की डेट में हम बहुत ब्रांडिंग करते हाँ। हैं। उस टाइम जब ट्रकिंग बिजनेस ट्रक में के जरिए। और हमारी ट्रक के रेडियो शो वाली जो थी ना, इतनी फेमस है कि तो उस टाइम गुजरात के रोड अच्छे बनने स्टार्ट हुए थे। हम 2 किलोमीटर दूर से हमको पता चलता था हमारी ट्रक आ ये रही है। विजय ट्रांसपोर्ट का है। नहीं, हमारी ट्रक आ रही है। हम लोग जब भी ट्रैवल करते थे बचपन से, क्या है उस टाइम रेलवे के माध्यम, फ्लाइट के माध्यम आउट ऑफ रीच थे। कभी कभार जाते थे, 25 रुपया टिकट था, लेकिन 25 रुपया भी बड़ी बात थी हमारे लिए। तो रेलवे से भी काफ़ी दिक्कतें थी। मतलब बॉम्बे से विरमगाम जाओ, विरमगाम से नवलखी जाओ, नवलखी से बोट में जाओ, बोट से फिर बस में जाओ, तभी गांव पहुंचते थे। तो ऐसा समय था उस टाइम। तो उसमें इनका जो सोच थी वो कुछ हटके थी। और उन्होंने हमेशा रिस्क लिया, और रिस्क लिया तो जहाँ रिस्क लिया उनको रिवॉर्ड मिला, कुदरत ने रिवॉर्ड दिया। क्योंकि उन्होंने साइड में 1962 के बाद क्या है कि अकाल पड़ा था, तो गायों की सेवा भी इतनी की, मतलब अपना उस टाइम मार्केट से पैसा लेके उन्होंने गायों को घास पूरा किया था अकाल के टाइम में। और वो हमारे में ढोड़ वाला बोलते हैं, मतलब एक साथ 50 गाय एक जगह पे खड़ी करते, उसको रोज खाना दाना पानी देने का, और ये सब उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम 96। और वो हुआ, और उसके बाद कुदरत ने देखा तो ये अतुल ड्रग का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला और ब्रेक इवन पे हम लोग आ गए। तो आप कब इस बिजनेस में एसोसिएट हो गए? किस शुरुआत मैं में? तो 59 में जो आया और 64 टू 70 ये वैकेशन पीरियड में काम किया, तो अच्छा लगा। और मुझे पता था कि ये बिजनेस का है, और हमारे डीएनए में भी ये था। तो डीएनए में जो आदमी के होता है ना, वो जल्दी सीख सकता है आदमी।
हम्म, जो बाकी डीएनए के बाहर का कोई सीखने को कोशिश करे तो उसमें जो मेहनत कर उससे आधी मेहनत में, और हम लोग बनिए हैं वो छोटा का छोटी मेहनत से बड़ा कैसे कर सकते हैं। छोटी मेहनत से बड़ा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस सफ़र में एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका कोई बहुत मुश्किल डिसीजन रहा कि ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कंपनी के लिए? ऐसा कोई कड़ी, ऐसा कोई समय आया था बिजनेस में? वैसा समय देखने जाओ ना तो बहुत सारे आए, लेकिन एक यूनिक मैं कह सकता हूँ। बताइए। 1989 में डीजल का भाव था, उससे उस टाइम क्या है कि पैसे में बढ़ रहा था भाव, रुपये में नहीं बढ़ता। एक पैसा बढ़ा, 2 पैसा तो हुआ हो जाती थी। तो आप तो पूछो ही मत। 89 टू 92 में करीब करीब समझो ना 50 पैसे का इजाफा हुआ था डीजल में। अभी डीजल की कीमत उस टाइम क्या थी, तो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, ये मतलब इसके रुपयों में थी, और उसमें ये इतना बड़ा बदलाव आया। तो एक कंपनी के साथ हम काम करते थे जिसमें रोज़ की 15-20 ट्रक, एक तरह से हमारी कंपनी में ये लोगों की मान्यता थी कि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो सब ट्रांसपोर्ट वालों को मैंने इकट्ठा किया, मैं एसोसिएशन में एक्टिव था 83 से, तो उसकी वजह से, और मैं बोला एक टाइम हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग सब गए साथ में मिलके। तो वहाँ उन्होंने क्या है कि एक ताज़ा पहले उनका जो सप्लाई चेन संभालता था, मतलब वो डिस्पैच मैनेजर बनता था, वही संभालता था, और उसका ऑर्डर आता था, कोई एक पैसे की ये नहीं था, करप्शन नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन, और बहुत उम्दा कंपनी थी। मैं नाम नहीं देता हूँ। तो वहाँ हम लोग गए, तो हमने किया कि 89 में रिवाइज हुआ था और 92 आया, 3 साल हो गया। इसमें हमारे टायर के भाव बढ़े, डीजल का भाव में इतना इजाफा हुआ, इसमें ये सब आंकड़े लेके गए थे। और MBA किएला नया फ्रेश लड़का आया था कोई दवे करके, बोला मेरा काम है कॉस्ट कटिंग करना, मैं 1 रुपया आपको बढ़ा नहीं सकता। तो फिर मैंने सबसे पहले खड़ा होके बोल दिया कि भाई देख, कल से ना हम लोग, आप 15 ट्रक मांगेंगे, 20 ट्रक, हमारे पास 3 खड़ी होगी, 4 खड़ी होगी, उतनी ही भेजेंगे, सब नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे करके मैं निकल आया। कुछ ट्रांसपोर्ट वाले ने मेरा अनुकरण किया और कुछ ने स्टे किया। 1 साल के बाद पता चला कि ये तो बड़ा कॉन्वर्ट करके गया, मतलब ये क्या है कि मिली जुली, मतलब हमारे जैसे लोगों को वो निकालना चाहता था, इसके लिए इसने स्टैंड, उसको फिर भाव भी बढ़ा दिया, और उसमें काफ़ी गफला किया बड़े अमाउंट का। वो मैनेजमेंट को पता चला, फिर बुलाया, लेकिन फिर नहीं। और मैं जब ये आके ये डिसीज़न लेके अपने ऑफिस में आया, तो भाइयों को बताया, मेरे साथ मेरे से 2 छोटे भाई है, 75 में आ गए थे, और चचेरा भाई है वो 85 में आ गया था। तो हमारा कोर बिजनेस था पार्सल बुकिंग का। तो ये फुल ट्रक लोड के चक्कर में हमारा पार्सल बिजनेस कभी मार खा रहा था। उनको गाड़ी देनी है तो 4 बजे से के बाद जो गाड़ियाँ खाली होती थी वो हम खड़ी रख देते थे, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे से पहले पहुँचानी रहती थी। तो मैंने आके बताया, तो जैसे कोई मर गया है, वो हम लोग बोलते हैं प्रार्थना में बैठे हैं, वैसा सबका हो गया। मैंने इनको यही बताया कि देखो ये डिसीज़न है ना, कुदरत की मेहर है अपने पे, और मेरे हिसाब से है ना, इस साल हमारा कुछ अच्छा होगा। मेरे दिमाग में था क्या अच्छा होने वाला है। तो क्या डिसीजन था? वो डिसीज़न था कि इसको बोल के आया, और गाड़ियाँ जितनी हमारे पास सुबह आके अर्ली मॉर्निंग खाली होती थी उतनी ही भेजते थे। कभी 2 भेजी, कभी धीरे धीरे 6 महीने में काम बंद हो गया। लेकिन इसकी बदौलत जो आर्ट फ़ायदा हुआ मेरी सर्विस है ना, आज माल बुक किया तो कल बड़ौदा, परसों सुबह अहमदाबाद, परसों सुबह राजकोट, परसों सुबह गांधीधाम। ये सर्विस जो हुए ना, एक्यूरेसी,
तो उसकी बदौलत हमारा बिजनेस बढ़ा, और साल के अंत में देखो तो ये प्रॉफिट जो था पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना हो गया। अच्छा। और प्रॉफिट का जब ये आंकड़ा सबको दिखाया कि पिछले साल इतना था और ये, तो फिर सब ने बोला कि नहीं, आपने जो डिसीजन उस टाइम तुरंत लिया था वो सही था। और इंडस्ट्री में भी लोगों ने ये कहा कि आपने बहुत राइट डिसीजन लिया, नहीं तो ये दलदल में आप फंस जाते थे। तो ये क्रिटिकल था, मतलब लाइफ एंड डेथ वाला हमारी कंपनी के लिए, जिसको मतलब पूरा मातम सा छा गया था जब भी आके बताया ना कि मैं इस टाइम के बात करके आया हूँ। क्यों उस टाइम क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में सेल्स नाम का कोई प्राणी नहीं था। हाँ। तो जो ओनर थे वही सेल्स करते वही थे, सेल्स वही ओनर थे, वही एंटरप्रेन्योर थे। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम। तो मान लीजिए अगर वो आप डिसीजन नहीं लेते तो क्या नुकसान होता? नुकसान होता तो आज जिस मकाम पे पहुंचे वहाँ नहीं पहुंचते थे। क्यों, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सर्विस एक्यूरेसी से हमारी ब्रांड बननी स्टार्ट हुई उस टाइम जो हमने सर्विस दी लोगों को, क्योंकि ये कंपनी का हम 1965 से काम कर रहे थे। और कई मर्तबा हमारे जो पार्सल बिजनेस, जो हमारा मलाई एंड ब्रेड एंड बटर, या मलाई कहते हैं, मलाई ब्रेड बटर पे जो मलाई होती है, वो बिजनेस है ना, मार खा रहा था। कुछ हद तक हम लोग जहाँ तक हो सकता था एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते थे, फिर भी कोई 19-20 हो जाता था। तो ये बिजनेस बंद होने की वजह से अभी हमारे पे टेंशन नहीं रहा कि इसको रोज 15 गाड़ी सुबह देनी है, उनकी सीज़न आई तो 20 गाड़ी, और शाम को 3 बजे 4 बजे ऑर्डर आता था और दूसरे दिन सुबह 10 बजे गाड़ी आती। तो ये एक बंद करने से क्या है, कई काफ़ी दरवाजे खुल गए हमारे लिए। और सर्विस में एक्सेलेंसी जो हमने हासिल की, उसकी बदौलत जो माउथ पब्लिसिटी से बिजनेस बढ़ा, जो आज तक हमारे साथ जारी है। तो बिजनेस का ग्रोथ हुआ जो ये डिसीजन की वजह से हुआ, ये एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी शुरुआत आपने बताया शायद 5 ट्रक से हुई थी? नहीं, 2 ट्रक से हुई थी। हमारा कंपनी की शुरुआत 2 ट्रक से हुई थी। और आज की डेट में कितने ट्रक्स होंगे? ट्रक्स हमारे पास ज़्यादा नहीं, हमने 288 या 280 ट्रक है हमारे पास, छोटी बड़ी। उसमें टेम्पो भी आ गए, मतलब हर साइज का है, मतलब रखना पड़ता है उसके लिए। और हमारे पास आज अटैच जो ट्रक का काफिला है जो 1500 प्लस है, जो हमारा बोर्ड लेके घूमती है गाड़ियाँ। तो अब इस जर्नी में जब आप बोलोगे कि 2 ट्रक से जो आज की डेट में आपके पास 1500 प्लस है अटैच ट्रक्स मिला के, तो इस जर्नी में पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारे पिताजी ने, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं उनका रखा था कि एथिकली कभी गलत नहीं करना, बिना बिल का माल बुक नहीं करना। ये सब जो नियम बनाए थे जो हमने फॉलो किए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन ने, मतलब लेजर साफ फोकस ऑन सिंगल कोर बिजनेस। और कितनी अपॉर्चुनिटी आई, कभी देखता है तो बड़ा फैमिली होता है तो एक ने एक बिजनेस किया, दूसरे ने दूसरे बिजनेस, वो हमारे में गुजराती में बोलते हैं डूंगरा दूर थी रणी हम, मैंने पहाड़ दूर से देखो ना तो हरा हरे लगते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते हो तो पत्थर और जो बाकी मट्टी मिलती है वो आपको नहीं दिखती है। तो वैसा ही हुआ कि हमने वो घोड़ा होता है ना, उसको ब्लाइंडर पहन लेते हैं, ब्लाइंडर पहन दे, तो एक ही फोकस रखा लेजर साहब एक ही बिजनेस पे, और उसको बेहतर में बेहतर किस तरह से सर्विस दी जाए उस पर फोकस किया। उसकी बदौलत हम आज ग्रो हो सके। और दूसरा, कच्चा पक्के के चक्कर नहीं था तो गल्ला छोड़ दिया हमने। गल्ला जब तक ओनर छोड़ता नहीं है तब तक वो ग्रोथ कर सकता नहीं है, और ये शाश्वत सत्य है। और
दूसरी बात ये है कि पहले 10 साल मैंने बागडोर हाथ में आई 1977-8 में। तो पहले 10 साल मैंने रामायण का मॉडल अपनाया। अच्छा, बताइए ज़रा इसके बारे में। रामायण का मॉडल में ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर्स जब इस जर्नी की शुरुआत करता है अपनी, तभी सेठ वो होता है, मैनेजर वो होता है, और ज़रूरत पड़ने पे झाड़ू भी मारना पड़ता है। हमने खुद ने मारे हैं। तो वो कहते हैं रामायण का, राम जब वनवास गए थे तब खाना लेने कौन जाता था? खुद जाते थे। कचरा कौन साफ करता था? तो सीता मैया करती थी या राम खुद करते थे। तो राजा ये होते हुए। हाँ, राजा होते हुए, राजा के पुत्र होते हुए भी, बरोबर। तो उसमें क्या है, ऊंच नीच छोड़ के, ईगो छोड़ के सब काम करना पड़ता है। लेकिन सर्टन लेवल पे आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है तो सिर्फ राम और लक्ष्मण से काम नहीं चलता है, और भी हैंड्स चाहिए। तो आपको अर्जुन भी चाहिए, आपको भीम भी चाहिए, आपको नकुल भी चाहिए, आपको सहदेव भी चाहिए, और सबको संभालने वाले वो युधिष्ठिर चाहिए, और आपके मेंटर के रूप में कृष्ण भी चाहिए। तो आप चाहे तो कृष्ण बन सकते हैं, और बाकी सब पूरी टीम को मेंटरिंग करके, विज़न अपना शेयर करके आगे कैसे वह गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि देखो, ये दोनों चीज़ें ऐसी है ना कि शुरू से आप महाभारत के मॉडल में नहीं जा सकते, और शुरू से रामायण का मॉडल लंबा आपको नहीं ले जा सकता है। तो ये सत्य हमने मतलब इतिहास से या पंचतंत्र की कहानियों से सीखा है, जो हमने अप्लाई किया। तो आपको अशोक जी किसी टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि ये रामायण मॉडल नहीं चलेगा? ऐसा कोई टाइम हुआ कि अब सब काम कर रहे हैं, दिन में उतना टाइम भी नहीं बाकी है, पर अब रेवेन्यू बढ़ाना है, तो अब हमें अपनी टीम लानी पड़ेगी, हमें अपने पांडवस लाने पड़ेंगे। तो वो टाइम कब आया था कंपनी के लिए? नहीं, ये वो टाइम की बात करो ना, तो ये देखो, वैसे देखने जाओ ना आप, तो शुरू से ही आया था। क्योंकि पिताजी और चाचा जी को एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे उनको हायर किया था। तो वो हमारे सामने था, और बरसों से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनकी बदौलत कंपनी यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन आगे पहुँचाने के लिए इनमें से ही जो आगे का जिम्मेदारी ले सकता है, उनको एक एक करके भार सौंपना पड़ेगा। और ये मैंने महसूस किया जब भी 1987 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्यूटराइज करने के बाद। फिर मैंने सोचा कि अभी आगे कैसे बढ़ना। वो मैं क्या है कि मेरा ह्यूमन साइकोलॉजी वाज द माय फेवरेट सब्जेक्ट थ्रू आउट। मतलब मैं जब से समझना शुरू 14-15 साल की उम्र से उसकी बुकें पढ़ता था, और सब कभी कोई घटना घटती थी तो ये होने के पीछे का रूट कॉज क्या है, ये ढूंढने की कोशिश करता। तो ये था। तो इसमें मुझे लगा कि अभी अगर कंपनी को आगे लेके जाना है तो डे टू डे गल्ला मैं छोड़ चुका था जब पहले, बरोबर, और डे टू डे ऑपरेशन में से बाहर निकलना। तो इसके लिए देखिए, एक भाई मेरा है जो 75 में, दोनों भाई आए थे, उसमें से एक भाई गया था 81 में अहमदाबाद में शिफ्ट हो गया था कंपनी को ग्रोथ करने, क्योंकि अहमदाबाद में एक ही ऑफिस थी। दूसरे भाई ने साउथ गुजरात को डेवलप करने के लिए अंकलेश्वर में शिफ्ट हो गया था 83 में। तो वो देखा, तो मैं और मेरे चचेरा भाई जो 85 में आए थे, हम दोनों यहाँ बॉम्बे थे। तो मुझे लगा कि अभी और भी है, और मैं जब तक नहीं छोड़ता हूँ। आपको देखिए, आगे बढ़ना है आपको, अगर बुलेट ट्रेन में बैठना है तो आप कितनी भी स्पीड की राजधानी में बैठे हो ना, वहाँ से एक टाइम तो उतरना ही पड़ता है। फिर आप बुलेट ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट कूद के नहीं जा सकते हो। तो मैंने राजधानी में उतरने के लिए 1 महीने का छुट्टी लिया, क्योंकि 10 साल तक मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। अच्छा। और संडे के दिन भी 1 बजे तक काम करता था। तो 1 महीना चला गया यूरोप,
और पिताजी को मैंने जब भी बताया, मतलब मेरे एक फ्रेंड जा रहे थे, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी आप भी चलो हमारे साथ जुड़ो। तो पिताजी को बोला तो पिताजी मेरे सामने देख के हंसने लगे, बोले एक काम कर, 4 दिन तेरी वाइफ को है ना पहले महाबलेश्वर लेके जा, फिर मैं मानूंगा तू यूरोप जा रहा है। मतलब किसको भरोसा ही नहीं बैठता। वाइफ को बताया था, उसने बताया कि कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो। अरे मैं बोला रियल जा रहे हैं, तो उसको मानने में नहीं आया। फिर मैं जब भी पासपोर्ट टिकट सब दिया तब फिर बोला बच्चों के लिए क्यों नहीं लाए, 4 बच्चे थे। हाँ। मैं बोला मेरी भाई से बात हो गई, वो संभालेगा। जॉइंट फैमिली थी, वो अंकलेश्वर रहता था, बोला वेकेशन है बच्चों का वहाँ भेज देना। तो चारों वहाँ चले गए। तो अक्सर अशोक जी मैंने देखा है जो आज की डेट के फाउंडर्स हैं, अगर हम आपकी भाषा में बोलें कि उनसे गला छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि हाय अगर मैं एज अ फाउंडर मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, सब लोग ठीक नहीं कर पाएंगे या मेरे जितना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो उस फियर या भय को हटाने के लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं, क्या नहीं, प्रैक्टिकल ये एडवाइस दे मिथ्स सकते है। हैं? देखिए मेरे किस्से में मैं कहता हूँ ना कि मैं जो काम डे टू डे संभाल रहा था ना, 2-3 लोगों को बांट दिया मैंने, छोटा छोटा काम था तो बांट दिया, बरोबर। वापस आके उन्होंने मेरे से ऑफ़र किया कि सर अभी तो आप देखेंगे 2-3 दिन सेट हो जाएंगे। मैं बोला मैं जो संभालता था उससे बेहतर काम आपने किया है तो मैं क्यों संभालूँ, अभी आपको ही संभालना है करके उनके सर पे जिम्मेदारी डाल दी। और देखिए जहाँ ट्रस्ट होता है ना वहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होगी ना आपकी कंपनी में तो ट्रस्ट आएगा। और ट्रस्ट करना ज़रूरी है। 10 में से 1 आदमी गलत निकलेगा, 9 आदमी गलत नहीं रहते। जिस पे आप ट्रस्ट रखते, जिस पे भरोसा रखते हैं ना, ये भरोसा मतलब बहुत कम रेयर लोग आपको मिलेंगे जो धोखा देंगे आपको। तो जब भी आपको ग्रोथ करना है तो ग्रोथ के सामने आपका नुकसान क्या है, आप छोटा नुकसान अगर सहन कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि गल्ला छोड़ के और ट्रांसपेरेंसी रखो और ट्रस्ट रखो। अपने लोगों में ट्रस्ट रखेंगे तो वो ट्रस्टवर्दीनेस वाला काम करेंगे, और आप उन पे शक करना स्टार्ट करेंगे तो वो कभी आपको लॉयल भी नहीं रहेंगे। ये भी है क्योंकि कुदरत ने एक व्यवस्था बनाई है। हम जो सोचते हैं ना वैसा ही होता है। क्यों कि आज 7 अरब लोगों की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, बरोबर। और कुदरत, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, एक ही है, बरोबर। तो ये 7 करोड़ को कैसे संभालेगा? तो इसमें आपको ही वो कुदरत का जो पावर्स दे दिए, तो आप जैसे सोचोगे, जैसे बात करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। और मैंने तो ये लाइफ टाइम अनुभव किया है। मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे किया है, लेकिन एक आध किस्सा हुआ होगा कभी, वो याद भी मैं नहीं रखता हूँ ऐसे किस्से। लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे कभी मायूस होने का वक्त नहीं आया। और आज इस मकाम पे पहुँचे तो ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की वजह से, ये कह सकता हूँ। तो जैसे आपका एग्जाम्पल भगवान का और जो हमारी 8 बिलियन पॉपुलेशन उसका बहुत अच्छा था कि अगर वो क्रिएटर ऊपर बैठे हैं, लेट्स से ही इज़ द बिगेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स, अगर वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे, तो इन बिजनेस ऑल्सो हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि हम उन पे जिम्मेदारी डाल या दें। दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, आपकी सबसे प्रिय चीज़ कौन, क्या? कोई चीज़ या नहीं, आपका प्रिय में प्रिय पात्र कौन लाइफ में? माँ बाप हो गए, बरोबर। हाँ जी, दोस्त हो गए, कुछ अच्छे भाई बहन नहीं, हो गए। पहले माँ बाप आएंगे, फिर पत्नी आएंगी, बिल्कुल। लेकिन ये सबसे बढ़ के बेटे बच्चे आएंगे अपने। जब भी बच्चा होता है आपका, तब सबसे प्यारा अगर आपको देखने जाओ तो आपकी पत्नी नहीं होती है, माँ बाप नहीं रहते, बच्चा होता है आपका। अगर बच्चे को पढ़ने के लिए आप 5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र, अभी 3 साल हो गई, पहले 5 साल थी, आप स्कूल में टीचर के भरोसे रख सकते हो, तो आपका बिजनेस आपके बच्चे से तो महत्व का नहीं है।
तो आप आपके जो साथ में काम करने वाले साथी, उसका भरोसा नहीं कर सकते। अनजान टीचर का जब भी आप भरोसा कर सकते हो, तो अपने साथी का क्यों नहीं भरोसा कर सकते? जो बरसों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन पे क्यों नहीं कर सकते? और देखिए, एक है कि ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो होता है जब भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, ग्रो होते हैं तब। और ग्रो कभी होते हैं जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनको डिसीजन उनके खुद के लेने हैं, उनको उस टाइप के पावर्स आप देते हैं, तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर लेवल पे ग्रोथ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ये मैंने कई उदाहरण के तौर पे मैं देखूँ ना, तो कई कंपनियों के, मैं तो बहुत नज़दीक से, मेरे साथ लोग तरह तरह के लोग आते हैं, उनकी पेन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेके आते हैं, तो मैंने देखा है। तो ये विश्वास मतलब ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की बात है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा देखिए, हर चीज़ में ना हर आदमी चैंपियन नहीं होता है, और उसमें बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी जो है ना, वो जितना अच्छा काम कर सकेगा उतना आप नहीं कर सकते। मैंने ये अनुभव किया। आज की डेट में मैं खाली मैं जब भी फुल टाइम एक्टिव था ना, खाली बैठा हूँ तो ज्योतिष की किताबें पढ़ता था, ये करता था, लेकिन मुझे नहीं करने का काम नहीं करता था। मतलब सबऑर्डिनेट जो काम अच्छी तरह से करते हैं अपने से, वो उनके जिम्मेदारी पे देता था, और वो डिज़ायर लेवल से बेहतर रिजल्ट देते थे। ये मेरा अनुभव है। फिर इसमें किसको विश्वास करना नहीं करना, दैट इज हर एक का माइंड सेट पे आधारित है। तो आपके रामायण और महाभारत के मॉडल में आपने कृष्णा जी का मेंशन किया, जो मेंटर है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे मेंटर थे? अनफॉर्चुनेटली मेंटर कहो या मुझे प्रेरणा वाले कहो, तो मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं। किसी से ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे पिताजी के होते हुए। पिताजी 93 तक थे। वाह। जब मैं 43 इयर्स का हो गया था, तो पिताजी का गाइडेंस ही रहा है। बाकी मेरे दोस्त है, कभी गलती होती है उनके सामने आती है तो वो भी मेरे को टोकते हैं। और पिताजी थे तब पिताजी, माताजी और मेरी पत्नी, ये कहीं भी मतलब कोई गलत स्टेप उनको लगता है उनके नज़रिए से, या उनको सही में माने या मेरी गलती है, तो मुझे ऑलवेज कॉशन करते थे और मैं करेक्शन कर लेता था। वहाँ ईगो का सवाल नहीं आता था कि। और कई मरतबा छोटे भाई बहन, आज की डेट में नहीं, पिछले 20 साल से मेरे बच्चे, कभी भी ऐसा कोई काम होता है और कहीं मैंने गलती की है तो मुझे बता देते हैं कि ये यहाँ आपने गलती की है, तो वो सुधारने की कोशिश करता हूँ, सुधार लेता हूँ। तो मेंटर कहो या प्रेरणा मूर्ति कहो, तो मेरे पिताजी थे मेरे। एंड कहीं ना कहीं क्या उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप अपनी मेंटरशिप जर्नी में निकले, कि आप लोगों की मदद करेंगे? ये कैसे डिज़ायर आया आपको? उन्होंने 1962 से जो गायों की सेवा पहले की, और 66 में रिटायरमेंट होने के बाद 27 साल समाज को दिए। समाज के लिए जो जो काम किए, वो हम चाहते हैं, मतलब हमारा परिवार पूरा चाहता है कि वो जारी रहे। तो 93 में जब भी उनका देहांत हुआ, तब से उनकी कुछ जिम्मेदारियां मैंने संभालनी शुरू की थी, और उसको एक्सपांड करते हैं क्या मैं। अब जैसे कि मैं अब आपकी कंपनी पे एक बार वापस बात करूं, वी ट्रांस पे, आई थिंक उनका लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू वाज अबाउट 1450 CR, और अभी भी कंपनी पब्लिक है बट अनलिस्टेड है, राइट। तो अब इसका आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इसको क्या IPO की तरफ ले जाएगी, या कोई एक्सपेंशन प्लान है, या फिर सेम फोकस्ड वे में इसी को ग्रो करना है? नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में जब भी बागडोर आएंगी तभी वो शायद करेंगे, लेकिन अभी कुछ अरसे के बाद विचार कर रहे हैं। अब तक हमारी सोच क्या थी, हमारी कंपनी तो पिछले 25 साल से इसके लायक थी।
लेकिन एक ये भी सोच थी कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक्रूअल जो होता है उसमें से ही हमारा सब कुछ हो जाता है, और बैंक लोन हमको सस्ते दाम में मार्केट से आधे टके कम में मिलती है, बिकॉज ऑफ आवर रेगुलरिटी एंड रेप्यूटेशन। तो क्रेडिट अपने को स्कोर हो गया एक क्यों तरीके जाना, क्यों बोझ करना। कभी आज हम आंसरेबल अपने आप को है, मतलब हम परिवार को है, पूरी दुनिया को आंसरेबल क्यों होना, ये सोच थी हमारी। अभी हम लोग ये सोचना स्टार्ट किया है कि आने वाले समय में जैसे एक बार का फंड आके पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे कई भूचाल या सुनामी आ सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि पूरी वर्ल्ड को आज दिख रहा है कि इंडिया में ग्रोथ है। बिल्कुल। और अभी देखिए आप बहुत डीप में जाएंगे तो यूएसए, यूरोप, सब की इकोनॉमी डाउनफॉल हो रहा है। ग्रोथ पार्ट में जाए तो सबसे आगे है, हमारी गाड़ी चल रही है। बिल्कुल। तो वो देखते हुए सबकी नज़र, पैसा उनके पास तगड़ा है, वो लेके आएंगे बर्निंग करने के लिए या ये करने के लिए और कुछ उल्टा सीधा करेंगे। तब हमारे पास हाथ में भी कुछ जोर होना चाहिए, और इसकी वजह से हम सोच रहे हैं और आगे बढ़ के करेंगे। अभी सॉफ्टवेयर किया, उसकी बदौलत क्या है कि हमारी जो बैलेंस शीट थोड़ी डेंट हुई है, वो आने वाले समय में फिर रिकवर हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने जैसे अभी ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, मुझे इस बारे में भी आपसे जानना था कि एक बिज़नेस में सिस्टम्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है, और आपकी कंपनी में आपने कब से सिस्टम्स डाले और उसका क्या एडवांटेज मिला? देखिए, सिस्टम्स एंड प्रोसेस, इसकी बात करूं तो जब भी मैं बिजनेस पे आया तब से टुकड़े टुकड़े में स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरह से करते गया। पहले ट्रकिंग जो मैं संभालता था तो उसमें रिकॉर्ड रखना चालू किया, जिसकी बदौलत जो बड़ी बड़ी टायर कंपनियां थी उनके ओनर हमारे दरवाजे पे आके अपना टायर की आजमाइश करने को कहते थे। डीलर जो आते थे, जो नई गाड़ी आई है उसके डीलर आते थे, तो ये आता था हमारे रिकॉर्ड देख के, और रिकॉर्ड हमारा टाइम टू टाइम उनको मिलता था, जो हमारे मुकाबले और किसी ने नहीं रखा था। उसके बाद कैशियर की हैसियत पे कैश पे बैठना चालू किया, तो वहाँ भी सिस्टम और प्रोसेस डाले, मतलब स्टेप बाय स्टेप डालते गए। और वो सिस्टम प्रोसेस है, वो मैं क्या है कि आदत थी, तो वो नोटिंग करता था उसका कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, डूज एंड डोंट्स। अभी बीआईसी ब्रांच इंचार्ज है, उसको क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट 1981 में बनाया था। मतलब ये टाइम टू टाइम हम बनाते गए। और फिर जब भी कंप्यूटराइज हुआ तभी 85 में कंप्यूटर लिया। 90 तक तो सिर्फ रिपोर्ट पहले बनते थे और उसमें फीड होके इसका आउटकम निकलता था, लेकिन 90 में फिज़िकल रसीद उस पर बनानी स्टार्ट हुई। लेकिन क्या है, उस टाइम की जो स्टार्टिंग के दौर की लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज में कुछ ऐसा कि डेटा का सलामत रहना मुश्किल था। मतलब रिपोर्ट है ना, उल्टी सुल्टी आती थी। पैरेलल मैनुअल भी चल रहा था, तो रिपोर्ट उल्टी सीधी आती थी। उसको देख के फिर हमने वीबी में कन्वर्ट किया, विजुअल बेसिक में। नहीं तो वो पुराने ज़माने की जो सॉफ्टवेयर थी ना, उसमें एक थी कि एक गोडाउन के 40 दरवाजे, एक दरवाज़ा खोलते हो तो बाकी के 39 खुल जाते थे और डेटा इधर उधर हो जाते थे। तो ये वीबी में सिक्योर हुआ, और वीबी में सिक्योर होने के बाद हमने 2004 में ये जो पिछले टाइम का प्रोसेस नोट्स थे उसको सिस्टमाइज करके उसको ईआरपी में कन्वर्ट किया। और ईआरपी में कन्वर्ट किया और सक्सेसफुली विद इन 6 मंथ हमने पूरे देश में हमारी जितनी 122 ब्रांच थी उसमें एडॉप्ट की। और ये सिंपल ऐसा बनाया था कि स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई थी। अभी मेरी पढ़ाई जो हुई है मैट्रिक तक हुई थी, एसएससी आज के ज़माने में जिसको थे 11वीं तक, तो मैं चला सकता हूँ, वो हिसाब से मैंने किया। तो आज हमारे प्यून
या लोअर क्लार्क जो होते हैं, अनपढ़ तरीके होते हैं, वो भी चला सकते हैं। और वो सिस्टम ने आज हमको इस मकान पे 1500 ब्रांच के मकाम पे खड़ा किया। तो स्केलिंग की जब हम बात करें तो Yes. उसमें सिस्टम्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सिस्टम, प्रोसेस एंड अभी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, ये 97 में पता चल गया था। तो तब से टेक्नोलॉजी पे फोकस करना स्टार्ट किया था। इसमें कुछ आज की डेट में ट्रकिंग या लॉजिस्टिक्स में एआई का भी यूज़ हो रहा है जो आप देख रहे हैं? एआई का तो हर कदम पे यूज हो रहा है। हम्म, कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता है, दोनों, लेकिन हाँ हो रहा है। तो इन द कंपनी ऑल्सो हमने कुछ कंपनी में देखिए, हमारी ट्रक में आज की डेट में इस टाइप का सिस्टम सब है एआई के जरिए कि ड्राइवर को झोंका आ जाएगा तो अलर्ट दे देगा और हमको भी अलर्ट दे देगा। ओके। हमारा मतलब डे एंड नाइट जो सेंटर है, कंट्रोल सेंटर, उसमें भी पता चल जाता है। तो इस टाइप की, और गाड़ी 12 फीट से कम अंतर है आगे की और हमारी ट्रक में, तो भी वो सायरन देता है कि जब थोड़ा स्लो चलाओ। मतलब ये है, स्पीड कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है। ये एआई का एक पहलू है, मतलब ऐसे काफ़ी पहलू है। जैसे कि मैंने पढ़ा था अभी डेटा एनालिसिस है, हाँ, उसमें भी एआई काम आता है अपने को। क्लाइंट बिहेवियर, उसके ऊपर से अभी आने वाले समय में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई तेरा माल यहाँ जा रहा था हर महीने 3 टन, तो इस टन भेजने का टाइम आ गया है। ये टाइप की हम सोच रहे हैं, मतलब हमारी सोच है कि क्लाइंट को अलर्ट देने का, या कहीं किसी का ऑर्डर नहीं आया तो आपका ये महीने का यहाँ माल नहीं गया तो ऑर्डर नहीं है, या कोई हमारी ओर से गलती हुई इसकी वजह से आपने दूसरा कैरियर किया, ये टाइप का सब हम लोग कर रहे हैं। ये पाइपलाइन में है हमारे। वाह। मतलब क्या है कि क्लाइंट को है ना, क्लाइंट का जो पेन पॉइंट है हम एड्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसका बिजनेस अगर डाउन है तो क्यों डाउन जा रहा है, उसमें भी हम कुछ मदद कर सकते। हम कुछ, मैंने एक शुरुआत की थी कुछ क्लाइंट से मिलके कि आपका नेक्स्ट 5 इयर्स का ग्रोथ का क्या प्लान है, तो उसमें हम क्या आपका मदद कर सकते। हमारा बैक ऑफ द माइंड एक ही रहता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसका टर्नओवर है 3 से 5 साल में डबल तो होना ही चाहिए। तो ये माइंडसेट आपको कहाँ से मिला, या आपने कहीं पढ़ा या एक्सपीरियंस से आया? नहीं, ये देखो, मेरा जो है एक संत समागम और दूसरा ह्यूमन साइकोलॉजी, ये दोनों का मेल करके मैं कह सकता हूँ कि देखो, कुदरत ने ये मनुष्य जीवन दिया है ना, अमूल्य है, ऐसे जल्दी नहीं मिलता है, कितने जन्म के बाद मिलता है। तो इसमें जितने मैक्सिमम लोगों का आप अच्छा कर सको, ये करने की कोशिश करो। अपने लिए कुछ मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। और पिछले जन्म के कर्म हो गए, वो भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये दो की वजह से लोगों को लाइफ में क्या हम अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश करना, ये पहले से, मतलब हमारे परिवार का मैं तो कह सकता हूँ कि ये फंडा है कि किसी को भी मदद करनी है तो कोई भी परिवार का, मतलब हर एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करने को तत्पर रहते हैं। अभी आपने, जैसे हमने इस माइंडसेट के बारे में बात की, आपकी मैंने बुक के बारे में भी देखा था, द विनर्स। तो ये बुक लिखने की क्या प्रेरणा थी? बुक लिखने की प्रेरणा में आप पूछेंगे तो मैं 2003-04 से एसएमई के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी एक संस्था है कच्छ कॉर्पोरेट फोरम, उसके अंतर्गत मैं, हमारे जो अभी के प्रेसिडेंट मुकेश भाई और हमारा एक और साथी था फिलिप, तो हम लोग जब भी फ्री टाइम होता है, मीटिंग के बाद का टाइम होता है, तो ये सोचते थे कि क्या किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो एक तरफ है कॉर्पोरेट वाले, उनको तो कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सब जुगाड़ कर लेते हैं, छोटे को ज़रूरत नहीं है। तो एसएमई है, वो मोस्ट इग्नोर कम्युनिटी हमको दिखी। उसमें दोनों हर एंगल से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मैक्सिमम टैक्सेशन देखते जाओ तो एसएमई और एमएसएमई का ही होता है, और उसके बावजूद भी इनका कोई माई बाप नहीं है।
तो इसके लिए क्या काम कर सकते हैं, और हमने शुरुआत की थी इसके लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उनके लिए वेरियस प्रोग्राम करते थे, और उसके सिलसिले में जितने भी सेमिनार ये होता था उसकी नोट्स मेरे को आदत थी, तो लिखते जाता था। तो 2015 में जब भी मैंने 1 महीने का उपवास रखा था, ओके। तो मेरी वाइफ ने कहा कि देखो 3 दिन हो गए, अभी पूरा महीना आपको करने का ही ठान लिया है, अगर करना ही है तो कुछ काम करना पड़ेगा, और लिखना स्टार्ट क्यों नहीं करते हो, बाकी तो सब कर रहे हो। तो मैंने एज ए टाइम पास लिखना स्टार्ट किया, और 26 दिन में बुक लिख दी। और सब मेरे पास जो नोट्स थी उसके पॉइंटर्स थे, वो साथ में ही मैं घुमाता था। मेरा एक बक्सा मतलब थैला रहता था, उसमें कहीं भी जाता था मतलब लंबे अरसे के लिए, 15 दिन के लिए, महीने दिन के, साथ में लेके जाता था। और बुक्स नहीं तो कुछ नहीं तो नोट पैड, और ये तो पेंसिल पेन सब रहता ही है। और वही नोट्स करते करते अब ये बुक लिखा गया, और उसमें भी एक अहम रोल किया ना, तो एक चीज़ ने किया, और वो था क्या है कि उस टाइम चातुर्मास हमारे में जैनों में बोलते, तो उस टाइम 64 जो डबल ग्रेजुएट लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, गांव के ही। अनफॉर्चुनेटली शॉकिंग था कि 10% छोड़ के बाकी किसका अपना बिजनेस है, नौकरी कर रहे थे। तो मैं बोला कि नौकरी करना मतलब एक व्यापारी का लड़का, एक एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी का बच्चा अगर नौकरी करेगा तो नौकरी की फील्ड का जो जिसके दायित्व है वो कहाँ जाएंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट है इतना, तो एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम करना चाहिए। और ये सोच के ये जो नोट्स थी उसका संकलन करके, या मैंने अपने थोड़े विचार इसमें ऐड करके, मेरी थॉट्स ऐड, सब मिक्स एंड मैच मैंने ये बुक लिखी। लिखने के बाद मुझे लगा कि ये बुक छोटी है, बहुत छोटी हो गई। पहले डिटेल में ज़्यादा इसलिए नहीं गया कि बड़ी बुक देख के लोग डर जाते हैं, तो छोटी देख के फिर मुझे आया कि इसको सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स है 15-16, उसको रियल लाइफ स्टोरी लेनी चाहिए। तो रियल लाइफ स्टोरी ली, और हर एक को मैं पर्सनली पहचानता हूँ। कोई भी आदमी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ शॉर्टकट लिए बिना जो इन्होंने ग्रोथ किया है, वैसे ही लोग की ली। 2-3 प्रोफाइल आई थी जिन्होंने शॉर्टकट लिया था, उसको फिर हटा दी, मतलब इसमें शामिल नहीं किया। तो अब आपके विचार में विनर होने की क्या 3 क्वालिटीज़ होंगी? विनर मतलब ये है कि देखो आप अगर विनर मैं किसको कहता हूँ, जो टाइम टू टाइम मेंटली ग्रोथ करता रहे अपने काम में, लेज़र साफ फोकस होना चाहिए कि जो काम करना है वही काम करना है, और 100% कमिटमेंट। ये 3 क्वालिटी होगी आपकी तो आप विनर है, आप फेल नहीं हो सकते। तो ये अगर 3 क्वालिटीज़ आप अपनी टीम में इनकलकेट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसेस यही होता है कि आम तौर पे देखो हमारी इंडस्ट्री में लोग ट्रेनिंग के पीछे नहीं खर्चा करते। हम लोग ट्रेनिंग, कांस्टेंट ट्रेनिंग हमारी चालू ही रहती है, और ट्रेनिंग इसलिए चालू रहती है कि कभी भी कंपनी बड़ी तब हो सकती है कि साथ में जुड़े हुए जो आपके साथ लंबे अरसे से वो ग्रो नहीं होगे तो आप ग्रो नहीं हो सकते। तो जितनी बड़ी कंपनी आपको करनी है आप कर सकते हो, लेकिन साथ वाले लोगों को साथ में लेके जाएंगे तो ज़रा तेज़ी से ग्रो हो सकेंगे। और बाहर के आदमी आप लाएंगे तो 6 महीना आपके कल्चर मैच और सिस्टम से वाकिफ़ होने में निकल जाएंगे। आपको उस पर काफ़ी मेहनत करनी, और उसकी वो लंबा टाइम अरसा टिकेगा या नहीं टिकेगा ये इसकी गारंटी नहीं रहती है। जब लंबे टाइम से आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके तो क्या है कि जीना यहाँ मरना वहाँ,
उसके साथ जाना कहाँ वाला बात हो जाती है। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिसको मैंने पिताजी को 70 में भर्ती किया था, जब भी मैं भी शुरुआत था तो वो देख रहा था पार्ट टाइम, और आज उनका सेकंड जनरेशन हमारे साथ है और वो रिटायरमेंट होने के बाद भी पार्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं काम करने के। तो ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप है, और इसी टीम की बदौलत आज हम इस मकाम पे हैं। वाह। तो ये जो अब आपकी जर्नी रही है इतने सालों की, इसमें कुछ उतार चढ़ाव भी रहा होगा? उतार चढ़ाव तो देखिए, आप लिफ्ट में बैठते हो तो ऊपर जाती है फिर नीचे ही आती है, तो उतार चढ़ाव कोई भी है। आपके हार्ट बीट भी देखो तो उतार चढ़ाव उसमें भी दिखेंगे आपको। वो अपने को समझ नहीं आती है, लेकिन रिपोर्ट देखेंगे ना तो डॉक्टर समझ जाता है कि वो उतार चढ़ाव सही है या नहीं। तो उतार चढ़ाव हर एक इंडस्ट्री में आते हैं, तो ऐसा बैड पैच आते रहते हैं। तो अब आपको, अगर हम उस बैड पैच या गुड पैच को बोले, आपको ज़्यादा सीखने को कहाँ से मिला? बैड पैच से या फिर गुड पैच से बिजनेस लाइफ में? एक्चुअली जो बैड पैच आते हैं ना, वो जो सिखा जाते हैं ना, वो कोई स्कूल में या कॉलेज में आप नहीं सीख सकते। जो सीखने मिलता है वो कभी भी चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आई और उसको आपने सक्सेसफुली फेस किया या अनसक्सेसफुली, दोनों में आपको सीखने मिलता है। कोई उदाहरण के रूप में अगर आपको कोई ऐसे याद आए? उदाहरण के रूप में मैंने कहा ना कि ये टर्निंग पॉइंट वाला मामला जो बात था, वो एक रिस्क था, तो रिस्क था, लेकिन एक तरफ की 15 दिन, महीना दिन, या मैंने शुरुआत में जब भी किया था बागडोर हाथ में ली, तो सब मेरे से उम्र में बड़े लोग थे मेरे साथ, जो हमारी कंपनी में काम करने वाले। तो उनके साथ पहले बैठ के कैसे उनको कन्विंस करना कि हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेडिशन था कि रोहन ने फ़ोन किया कि मुझे सुबह 10 बजे 10 गाड़ियाँ चाहिए। हर एक कंपनी को जिसको फ़ोन रोहन करेगा उसको बोलेंगे कि आपको आ जाएंगी गाड़ी, लेकिन शाम को 4 बजे तक गाड़ियों का नंबर ही बदली होता था। तो मैंने ये लोगों को समझा के कहा कि हमको जितनी गाड़ियां हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ही प्रॉमिस करना है, एक भी गलत प्रॉमिस नहीं करना है। आप 2 बजे दे सकते हैं तो उसको बोलो कि 2:30 बजे देंगे, मतलब हम जो टाइम कहे उससे पहले अपनी गाड़ी पहुंचनी चाहिए। उस टाइम गोदी का माल था, गोदी में 4 बजे तक की एक शिफ्ट थी, 4 बजे का दूसरी शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट का पैसा भरना पड़ता था उनको, जो भी इम्पोर्टर होता था, और माल काफ़ी इम्पोर्ट होता था। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उतना ग्रो नहीं हुआ था। तो 1 महीने तक मेरा बिजनेस मतलब बहुत डाउन गया, बहुत डाउन। लेकिन फिर वो जंप करके आया, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि पूरी मार्केट में सब गलत ही प्रॉमिस कर रहे हैं, एक ही कंपनी सही प्रॉमिस, और रेपुटेशन तो अच्छा था ही कंपनी का, मेरे फादर का और मेरा खुद का। तो लोग विश्वास करने लगे, और वो विश्वास वाले लोग 1977 78 की बात करूँ तो आज तक अपने साथ है, अधिकतम लोग। वाह। अब अशोक जी, थोड़ा सा मैं आपके रूटीन और आपकी हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपसे इतनी देर से जैसे बात कर रहा हूँ और आपको पहले भी देखा है, आपकी एनर्जी लेवल्स जो मुझे बहुत ही हाई लगते हैं एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से। आप कोई ऐसी प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स करते हैं जिससे आप हेल्दी रह सकें, कुछ खाने में या कोई डेली प्रैक्टिसेस? देखिए, इसका श्रेय अगर देना है तो मेरी मदर और मेरी वाइफ को दे सकते हैं, और दूसरे हमारे धर्म गुणी रिचुअल्स की बात की तो आज के डेट में मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब 5 में 10 कम, और हमारा जैनों का होता है प्रतिक्रमण सुबह का, सबसे पहले वो करता हूँ, मतलब वो धार्मिक क्रिया, तो माइंड एकदम कूल हो जाता है और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। माला प्रतिक्रमण सब खत्म करके 6:45 बजे तक जाता हूँ, ग्रीन टी और गर्म पानी पहले पीता हूँ। उसके बाद दोस्तों के साथ
15 मिनट, ज़्यादा नहीं करता हूँ। पहले ज़्यादा करता था, पौना घंटा, अभी 15-20 मिनट वॉक करता हूँ। सबसे गपशप लगाते हैं। फिर 7 बजे आके पौने घंटे के लिए योगासन करता हूँ। 9 बजे के करीब, एवरेज 9 बज जाते हैं, 9 बजे के करीब सीजनल जो फ्रूट होते हैं वो सीजनल फ्रूट खाता हूँ। सुबह ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ। मतलब ग्रीन टी जब भी पीता हूँ तो 2-3 किस्म के ड्राई फ्रूट जो आफ्टर 70 रिकमेंडेड है वो खा लेता हूँ। और पौना घंटा मतलब ये 1.5 घंटा 2 घंटा का फासला हो जाता है, उसके बाद फ्रूट खा लेता हूँ। फ्रूट खाने के बाद पेपर 10 मिनट में पढ़ लेता हूँ और पेपर पढ़ के सीधा नहाने जाता हूँ। नहा धो के तैयार होके मैं और मेरा बेटा सीधा ऑफिस जाते हैं हम लोग 11 बजे। 10:30 और 11 के बीच ऑफिस पहुँचता हूँ, तभी आधी चाय पीता हूँ और कभी कुछ चने या ऐसे होते हैं भुने हुए चने या ये कुछ खा लेता हूँ। फिर लंच में कभी ज्वार की रहती है, कभी बाजरी की रहती है, कभी गेहूं की रहती है। मतलब 2 रोटी, छोटी फुल्का, सब्जी, सलाद और दही। कभी दही रोज़ नहीं खाता हूँ। और अभी आम की सीज़न थी तो इधर सुबह आम खा लेता हूँ या लंच के साथ खाता हूँ। और शाम को 3 बजे चाय पीता हूँ, उसके साथ एक खाखरा खाता हूँ। और शाम को 6 बजे, 5:30-6 बजे, मतलब दिन ढलता है उससे पहले कोशिश करता हूँ 1 घंटा, लेकिन 6 बजे जब भी ढलता है तभी 5:30 बजे तो इधर सीजनल फ्रूट होता है वो खा लेता हूँ। अभी आम लेके जाता हूँ, कभी संतरे लेके जाता हूँ, तो 3 संतरे या 1 आम, कभी घर पे गया तो सूप ले लेता हूँ। और फिर हमारे में चोवियार कहते हैं, मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, तो वो होता है। अभी आज की बात करूं तो आज 3 बजे मैंने खाना खाया, तो अभी शाम तक कुछ नहीं, कुछ या चाय पीऊँगा, चाय कॉफ़ी कुछ ले लूँगा या कुछ एक जूस ले लूँगा बस। तो आपको ऐसा फील होता है शिव जी कि आप 70 और प्लस? उसकी वजह से, और दूसरा क्या है कि साल में 2 टाइम मैं नेचर क्योर में जाता हूँ 15-15 दिन। तो वहाँ क्या है कि पूरी बॉडी का ऑयलिंग हो जाता है एक तरह से। तो आज ये 75 की एज में मेरी एनर्जी लेवल तो है अच्छा, लेकिन एक मज़े की बात बताओ ना, तो हमारे धंधे में आमतौर पे सबको होता है यार, मेजोरिटी को होता है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर का है, ना थायराइड का है, ना और कोई कोलेस्ट्रॉल का है। मतलब खान पीन ऐसा रहेगा, और खाना पीना जो हमारे बाप दादा खाते थे वही खाता हूँ। ये न जंक फूड कोई खाता हूँ, ना आइसक्रीम खाता हूँ, ना समोसे खाता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाता हूँ जो बॉडी और माइंड को डिस्टर्ब करे या हार्म करे। तो उसकी बदौलत ये सब है। बाकी सबसे बड़ी बात एक धर्म का साथ और लोगों का प्यार है ना, वो एनर्जी बूस्ट करती है मेरी। इतना लोगों का प्यार मिला है। आपने बताया बुक्स भी पढ़ते? बुक्स पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी तो पहले बहुत पढ़ता था, अभी बहुत कम पढ़ता हूँ। तो आपको लगा है कि अभी क्या है कि लोगों का, मतलब लोगों से मेल मिलाप में बातें करने में ही टाइम हो जाता है, तो और मेरी वाइफ के देहांत के बाद तो ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ मैं। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे नींद ही आ जाती है, सीधा पढ़ता हूँ, नींद आ जाती है। जब भी सोना चाहूँ सो सकता हूँ मैं। 8:30 बजे भी कई अभी हफ्ते में एक उपवास करता हूँ, तभी 8:30 बजे भी कई मरतबा सो गया हूँ। और सुबह फिर 4:30 पौने 5 बजे फ्रेश होकर उठता हूँ। नींद अच्छी आती है। तो आप माइंड में, सुकून की, शरीर में कुछ नहीं रखते, क्लीन माइंड? नहीं, क्लीन माइंड। देखो, जिसने बुरा किया ना वो भूल जाने का, और हमने किसी का अच्छा किया वो भूल जाने का। ये 2 चीज़ करेंगे ना तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी में मुझे आपसे जनरली पूछना था, आपने जैसे शुरुआत में बताया कि एक अतुल कॉन्ट्रैक्ट भगवान की देन थी, उनका आशीर्वाद था। आपको कहीं ना कहीं पूरी अपनी जर्नी में ऐसा फील हुआ है कि वो हमेशा, आप गॉड बोलो या कोई यूनिवर्सल एनर्जी बोलो, वो आपको हमेशा उन्होंने साथ दिया है? बिल्कुल है, साक्षात हुआ है हमको तो कई मरतबा।
देखो, एक है कुदरत है ना, कुदरत, उसके नियम को आप फॉलो करें। कुदरत आपको देखो बारिश देती है, पानी पीने का होता है उससे, बराबर है। एयर देती है जिसके आपकी सांस चल रही है। सनलाइट होती है जिस पे आपका जीवन निर्धारित है। उसमें कुछ कुदरत लेती है, नहीं लेती है, तो आप उसको फॉलो करो ना। आप देने की भावना से काम करते रहो। कुदरत है ना, आपको 2 गुना 4 गुना करके देती है। जैसे मैंने 2010 में 60 इयर्स पूरे किए, जब भी 60 इयर्स मतलब होने को थे, तभी मुझे पूछा गया आपको क्या चाहिए। मैंने एक ही बात बोली थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लायकात है, उससे मुझे कुदरत ने ज़्यादा दिया है, तो मैं देना चाहता हूँ। और इतना बोला, उसके बाद जो मुझे मिला इन पिछले 15 साल में, वो पूरे 60 साल में नहीं मिला था, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये कुदरत के अलावा हमारे बस की बात नहीं है। हमें एक रोल दे के भेजा गया है, वो रोल को निभाना है। बाकी क्या करना क्या नहीं, कुदरत के हाथ में छोड़ दो ना। यूनिवर्सल को छोड़ दो, थैंक यूनिवर्सल को, गॉड को, यूनिवर्स को, उसका आभार व्यक्त करो। उसकी बदौलत हम आज जो कुछ है। और लोगों को सर्व करो, उनका भला चाहो, जैसे आपने बोला। लोगों की लाइफ में एक खुशी का पल लाके दिया ना, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। मैक्सिमम ये करते रहो, बस मैं तो यही कहूँगा। तो अगर अब आप अपनी लाइफ में लेट्स से 75 इयर्स बैक देख सकें, तो ऐसी चीज़ कोई आपको लगती है कि यार ये मुझे इसके लिए टाइम निकालना चाहिए था, या कोई रिग्रेट, ऐसा कुछ लगता है आपको? अभी तक फ्रेंकली कहो ना, कभी एक पल के लिए कभी रिग्रेट हुआ होगा, फिर नहीं। जो हुआ जिस टाइम पे कुदरत के हाथ पे जो था वो सही हुआ। कुदरत ने हमारे लिए जो निर्माण किया है वो उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। मतलब हम कठपुतलियाँ ही है, ऊपर वाला ही जो कुछ है करता है। तो रिग्रेट क्यों करना? जो हमारे नसीब में था, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से होना था, वो हुआ है। तो ये अभी इस दौर से, इस मैटर से मैं बहुत बार चल चुका हूँ। रिग्रेट का स्थान ही नहीं है इसमें, स्थान ही नहीं है। तो ऐसी अब आप क्या चीज़ लाइफ में लुक फॉरवर्ड करते हैं, ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप आज की डेट में अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या लोगों के लिए पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो एक ही काम करना चाहता हूँ अभी, कि हमारा जो नेटिव प्लेस है कच्छ, एक जमाने में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद बंटवारे के बाद सिंधु नदी जब से बंद हुआ, सरस्वती का बंद हो गई, तब से अकाल पे अकाल की वजह से सूखा पड़ा था। जो अभी हमने इस साल हमारी एक संस्था ने बीड़ा उठाया 5 करोड़ पेड़ लगाने का। हम भी अपना यथा योग्य, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो दुखी लोग हैं, मेरे कम्युनिटी के या हमारे लोग जो कच्छ से आए, यहाँ दुखी होके जी रहे, वो जाके खुशहाल वापस वहाँ माइग्रेट करके जावे और उसके रहने लायक बन जावे। तो 2 साल में हम उम्मीद रखते हैं 29 नदियाँ जो आज सूखी हो चुकी है, उसको जीवित करने का एक संस्था कर रही है। हम लोग अपना साथ यथा योग्य दे रहे हैं। और पेड़ 5 करोड़ तो हमारे गांव में समझो, हमने 765 जगह आइडेंटिफाई की थी, लेकिन उन्होंने बोला मिनिमम 1000 होगा तो हम करेंगे। तो हमने 1000 में किया कि हमारा योगदान, मेरे परिवार का भी योगदान, और मेरा परिवार भी हमारे गांव के लिए, गांव की संस्थाओं के लिए, गांव के लोगों के ऊपर लाने के लिए काफ़ी काम कर रहा है। जो अपने हिसाब से जिसका जो योगदान होता है हम लोग करते रहते हैं। तो वो एक ख्वाहिश है कि जो दुखी लोग हैं वो जाके सुखी हो। और वहाँ जाने के बाद वहाँ की क्या है कि वहाँ जो रहते हैं लोग, यहाँ के मुकाबले पॉल्यूशन फ्री एरिया होने की वजह से वहाँ 10 साल की उम्र बढ़ जाती है लोगों की। जो कुछ 10, 20, 25 साल से गए हैं, आज 80, 90 साल में आपको फिट लगेंगे। जो यहाँ, मेरी बात नहीं करूँ तो 50, 60 के बाद लोग लुढ़क जाते हैं, ये कह सकता हूँ।
65 साल के मतलब अच्छे खासे जवान, मतलब जवान तो नहीं कह सकते आप लेकिन तो जवान ही बोलेंगे। अच्छे खासे लोग हैं ना, वो बैंड हो गए। ये देखता हूँ तो मुझे थोड़ा लगता है अजीब व गरीब कि इन्होंने, और मैं क्या है, मैं तो एक ही सलाह देता हूँ कि हमारा देश है ना, जंक फूड से मुक्त हो जावे ना, तो सोने का सूरज हमारे देश का होने वाला है। बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट मुझे अब जब आपकी बातें सुनते एक याद आता है, आजकल बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर। ये कहीं ना, सब्जेक्ट पे मेरा एक पॉडकास्ट हो गया है स्पीकिंग ट्री में। अच्छा, और स्पिरिचुअलिटी जितनी आप एडॉप्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उतना आप आगे जा सकेंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि अभी 1 घंटे का अपने पास टाइम नहीं है। इसके लिए कहता हूँ इस पे सेपरेट पूरे एक एपिसोड आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक सरल प्रिंसिपल आप स्पिरिचुअलिटी का बताना चाहें जो, स्पिरिचुअलिटी का एक ही प्रिंसिपल मैं कहूँगा ना, सिंपल आपको बताओ ना, तो जो अभी मैंने बात की, कुदरत के रूल को आप फॉलो करो बस। जियो और जीने दो, और लोगों के लाइफ में कितनी खुशी ला सकते हो वो कोशिश करो, तो आपको मायूस होने का मौका ही नहीं देंगे कोई। बिल्कुल। अब हम बस अपने आखिरी सेगमेंट में जाएंगे अशोक जी। ये एक रैपिड फायर राउंड है, उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो भी आपको माइंड में फर्स्ट आंसर आता है आप बेझिझक बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बुक जो आप आज के एंटरप्रेन्योर या फाउंडर को रेकमेंड करेंगे कि ये पढ़ना ज़रूरी है। ऐसी कोई बुक का पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है इसके ऊपर आधारित रहता है, तो उसको रिलेटेड बुक पढ़ेंगे। या एक बुक का है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, जो बड़े सपने देख के आप जैसे सोचोगी वैसे कर सकेंगे, उसके नट सेल में वो किया गया है। वो बुक पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आप उस फील्ड में जाएंगे तो ज़रूर आप आसमान को छू सकते हैं। सेकंड मैं आपसे पूछूंगा, आपकी राय में क्या लाइफ में मेंटर होना ज़रूरी है? लाइफ में आज के माहौल में मेंटर होना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके जो 20 से 40 का एज के लोग हैं उसके लिए, तो अगर अपनी जर्नी में और आगे बढ़ना है या नया मुकाम हासिल करना है, तो मेंटर जो गाइडेंस देगा वो और कहीं से नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं अभी तक, आपका कोई ऐसी ख्वाहिश कि यार मुझे इस इंसान से ज़रूर मिलना है एक बार, ऐसा कोई व्यक्ति आता है आपके माइंड में? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मोदी साहब से भी 2 टाइम मिल चुका हूँ। तो उसके बढ़ के अभी किसी के ख्वाहिश रखना भी सही नहीं है। और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये सारा बिजनेस कल को चले जाता है, तो आपको लगता है कि ये बिजनेस फिर से वैसे ही खड़ा हो सकता है अगर मान लीजिए सब कुछ चला जाए? नहीं हो सकता। ये क्या है, टुकड़े टुकड़े में जैसे खड़ा हुआ है ना, आज की डेट में पिछले 50 साल में आप देखने जाओ तो नेशनल लेवल पे सिर्फ एक कंपनी आई है, जब पोटेंशियल इतना है। और फॉरेन की भी 2-3 कंपनियां आई है जो वो बोलते हैं ना बर्निंग के लिए। वो बर्निंग वालों ने तो मतलब पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है, वो अलग बात है। लेकिन जो नेशनल लेवल पे पॉइंट टू पॉइंट में बहुत प्लेयर आ गए। तो हमने जिस तरह से 67 इयर्स की जर्नी में 1500 ब्रांच पे पहुँचे, वो वहाँ तक पहुँचना है तो अभी 65 साल नहीं लगे, 130 साल लगेंगे। मतलब आज से शुरुआत करेंगे कोई तो अगर आप अपने 25 ईयर ओल्ड अपने अवतार को ही मिलते हैं आज की डेट में, हाँ, तो आज की डेट में 2025 में आप उसको क्या एडवाइस देने चाहेंगे अगर वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है? अगर ड्रीम पूरा करना चाहता है मेरा अवतार, तो मैंने जो किया वही एडवाइस दूंगा कि डिसिप्लिन लाइफ करो। और रॉकेट को ऊपर जाते देखा है ना आपने? तो रॉकेट जब भी ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है एक एक चीज़ छोड़ता जाता है, वैसे आपको एक एक चीज़ छोड़ते जाना है।
कि पहले आपने आइसक्रीम छोड़ी, फिर आपने जंक फूड छोड़ा, फिर ब्रेड छोड़ा, फिर समोसा छोड़ा, मतलब एक एक चीज़ छोड़ते जाना है। तो अपने आप को फिट रख के इसके काबिल बनाएंगे, मतलब कर सकेंगे कि आप नई ऊंचाई हासिल कर सको। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू बियॉन्ड बिलिबल्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक। और मुझे क्या है, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा मेरा योगदान रहता है। जो एडवांस में आते हैं ना, तो उसके दायरे में लेके ही मुझे बात करनी रहती है कई मर्तबा। तो मैंने अभी सेक्रेटरी को बोला कि किसी से एडवांस में मत मंगा दो। बिल्कुल। जो भी आएंगे, सही या गलत, मेरे नज़रिया से मुझे जो लग रहा है वो मैं बात करूँगा, दिल से बात करूँगा, तो इसकी इम्पैक्ट है ना अच्छी रहेगी। बिल्कुल। नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो भी आपने एग्जांपल्स दिए, उदाहरण दिए रॉकेट का। मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ जो शायद आपने जाने में मुझे बता दिया होगा, उससे शायद मेरा और मेरे बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। मेरा तो काम ही देने का है, लेने वाला चाहिए मुझे। तो मैं देने को बैठा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।